एप 1 बिजाटी सीक्रेट ANEERZADA एपिसोड 1 बिजटी। आहान रायजादा ऐसा वजनदार नाम मानो इंडिया की टॉप बिजनेसमैन फैमिलीज में से किसी एक का वारिस हो। मगर हम जिस आहान रायजादा की बात कर रहे हैं उसके कतरे कतरे से बेबसी झांक रही है। आहान एक करोड़पति बिजनेस फैमिली का दामाद तो जरूर है, मगर उसकी हालत पर घर के नौकर भी कहते थे, कुछ पैसे चाहिए तो बता देना, तुम्हारी गरीबी देखी नहीं जाती। कहने को तो आहान जैसी रिच फैमिली के दामाद सिद्कों पर महंगी कार दौड़ाते थे, महंगी क्लब्स में जाते थे, मगर आहान की लाइफ में 3 चीजें आम थी। पहली चीज बेइज्जती, दूसरी चीज बहुत बेइज्जती और तीसरी चीज बहुत से भी ऊपर वाली बेइज्जती। और हाँ, कभी कभी वो किसी रईस को जब अपनी बीवी को एक महंगे होटल में खाना खिलाते देखता तो वो खुद से कहता, एक दिन अपना टाइम भी आएगा जब मैं महंगे सूट में ऐसे किसी महंगे होटल में अपनी बीवी शनाया को टशन के साथ खाना खिलाऊंगा। देखना जब वो मेरे सीने से लग के एक रोमांटिक डुएट में मेरे साथ रोमांटिक कैंडल लाइट डांस करेगी तो होटल में बैठे सारे रईसजादों के सीने पर सांप लौटेंगे। आहान ने ऐसा सोचते हुए अपने हाथ में रखे तकिए को सीने से लगा कि कसकर दबा लिया और नींद की खुमारी में जैसे ही उसने पिलो को अपनी बाहों में दबाया कि तुरंत ही उसका मोबाइल बज उठा, जिससे आहान चौंक कर उठ बैठा। आंख मलते हुए मोबाइल स्क्रीन पर देखा तो शगुन का फोन था। उसे देखते ही आहान के सारे सपने छूमंतर हो गए। शगुन आहान की बीवी शनाया की कज़न थी जो हमेशा ही आहान को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। मोबाइल की तरफ देखकर आहान ने बुरा सा मुंह बनाया और फिर कुछ सोचकर फोन उठा लिया। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या बात है जीजाजी, फोन नहीं उठा रहे आप? जवाब में आहान ने कहा, नहीं शगुन मैं। तभी शगुन उसकी बात काटते हुए बोली, खैर वो सब छोड़ो, मेरा एक काम है। साहू ज्वेलर्स पर मेरा एक नेकलेस पड़ा हुआ है, मैंने उसके मालिक को फोन कर दिया है, वो नेकलेस लेकर आप मेरे घर पर आ जाइए। और हाँ। तभी आहान बीच में ही बोल पड़ा, शगुन मुझे बैंक जाना है और मैं। तभी शगुन ने कहा, मेरे प्यारे जीजाजी, ये बैंक जाने का तेवर आप किसको दिखा रहे हैं? पलना तो आपको हमारे टुकड़ों पर ही है, इसलिए ये बहाना बनाना छोड़िए और 1 घंटे के अंदर मेरा नेकलेस लाकर मुझे दीजिए। और हाँ, वो ज्वेलर्स आपको 30,000 रुपये भी देगा, उसमें से एक पैसा भी गायब नहीं होना चाहिए। तभी आहान थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, देखो शगुन, एक तो मैंने आज तक कभी चोरी की नहीं है और दूसरी बात ये कि अगर इतना ही मुझ पर डाउट है तो ये काम किसी नौकर को भेजकर क्यों नहीं करवा लेती। इस पर शगुन की तंज भरी आवाज आई, प्यारे जीजाजी, आप ये बात कब समझेंगे कि इस घर में आपको बहस करने की इजाजत नहीं है, इसलिए जितना आपसे कहा जा रहा है उतना कीजिए। और मैं फिर से आपसे कह रही हूँ कि उस पैसे में से 1 भी रुपया कम नहीं होना चाहिए। ये चीजें आप 1 घंटे के अंदर लेकर मेरे घर पहुंच जाइए, बाय। इतना कहकर शगुन ने फोन काट दिया। आहान अपने मोबाइल को इस तरह घूर कर देखने लगा जैसे वो दुनिया की सबसे मनहूस चीज हो। जल्द ही आहान फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आया और जल्दबाजी में अपनी अलमारी की तरफ बढ़ा जिसमें सिर्फ 2 जोड़ी पुराने कपड़े रखे हुए थे। उनमें से जो सबसे साफ कपड़ा था आहान ने उसे पहनने के लिए चुना। तैयार होकर वो बाहर निकला और जैसे ही सामने देखा तो उसकी सास यामिनी गिल अपनी कुछ सहेलियों के साथ रमी पार्टी में व्यस्त थी। तभी यामिनी जी की एक सहेली ने अपनी सैंडल की तरफ देखकर कहा, देखो न यामिनी, आज तुम्हारे यहाँ आते वक्त मेरी सैंडल का स्ट्रिप टूट गया, अब मैं वापस घर कैसे जाऊंगी? इस पर यामिनी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो इसमें टेंशन लेने की क्या बात है, तू पार्टी एंजॉय कर, मैं किसी सर्वेंट से बोलकर सही करवा देती हूँ। जवाब में वो औरत बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, अरे नहीं, मेरी बहुत महंगी सैडल है, मैं किसी नौकर पर भरोसा नहीं कर सकती। वैसे भी मैं टूटी सैडल दोबारा नहीं पहनती, पर क्या करूं, घर तो जाना ही है। जवाब में यामिनी जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे नौकर नहीं, बस नौकर से थोड़ा ऊपर है, वो तेरा काम अच्छे से करवा देगा। आहान उस तरफ से निकला ही था जब यामिनी जी की नज़र उस पर पड़ गई। उन्होंने आहान को पुकारा, अरे सुनो आहान, इनकी सैंडल सही करवा के लाना जरा। तभी यामिनी जी की सहेली ने कहा, यामिनी, ये काम दामाद से। यामिनी उनकी बात बीच में काटकर बोल पड़ी, अरे तुम लोग टेंशन मत लो, ऐसे कामों में इनको बहुत मजा आता है, किसी के पास और कोई काम हो तो बता देना। यामिनी जी की ये बातें सीधा आहान के दिल पर आकर लगी, मगर अब उसे ये सब हमेशा ही सुनने की आदत सी हो गई थी। उसे याद था कि आज उसका बर्थडे है, मगर ये सिर्फ उसे ही याद था, बाकी किसी को भी इससे कोई मतलब नहीं था। तभी आहान ने यामिनी जी से कहना चाहा, मगर अभी मैं शगुन के काम से। उसके इतना कहते ही यामिनी जी ने आंखें दिखाते हुए कहा, बहस नहीं, जल्दी से काम खत्म करके आओ। और अब यामिनी जी की सहेली ने आहान को उसकी टूटी हुई सैंडल की स्ट्रिप दिखाकर कहा, बस ये वाली सही करवा के लाना।
कहते हुए उसने अहान का हाथ उठाकर सैंडल उसके हाथों में पकड़ा दी। अहान सर झुकाए उस सैंडल की तरफ देखने लगा। न चाहते हुए भी अहान को ये काम करना पड़ रहा था। उसे जाते देख यामिनी की बाकी 2 सहेलियों ने भी अपने अपने काम पकड़ा दिए। अहान सबकी बातें सुनता रहा और फिर सामने लगी शनाया की तस्वीर देखकर मन में ही बोला, इतनी बेइज्जती के बाद भी अगर मैं इस घर में टिका हुआ हूं तो सिर्फ इसलिए शनाया क्योंकि मैं आपको खोना नहीं चाहता। आई लव यू। इतना कहकर अहान बाहर आ गया। वो अपनी बाइक लेकर निकला ही था कि तभी रास्ते में उसके मोबाइल पर उसकी बीवी शनाया का मैसेज आया, अच्छा सुनो, क्या आप आज मेरे ऑफिस आ सकते हैं? ये मैसेज पढ़ते ही अहान के होठों पर एक स्माइल आ गई और उसकी पूरे दिन की टेंशन जैसे गायब ही हो गई। आज पहली बार शनाया ने उसे ऑफिस बुलाया था। एक वही तो थी उसकी जिंदगी में जिसकी मुस्कुराहट देखकर वो खुद को जिंदा रखता था। शनाया का चेहरा देखे बिना अहान को चैन नहीं आता था और उसके बस में होता तो शनाया की हर एक खुशी के लिए खुद को लाखों बार कुर्बान कर देता। मैसेज पढ़ते हुए अहान मुस्कुरा कर बोला, आज पहली बार आपने मुझे ऑफिस बुलाया है शनाया। मुझे पता था मेरा बर्थडे किसी और को याद हो न हो मगर आपको ज़रूर याद होगा, इसीलिए आपने मुझे बुलाया है। मैं भी बड़ी बेसब्री से आपके सरप्राइज गिफ्ट का वेट कर रहा हूँ। इतना सोचकर अहान ने बाइक स्टार्ट की और अब गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में अहान को एक फूलों की दुकान दिखी। कुछ सोचकर उसने बाइक रोकी और अपना पर्स निकालकर देखने लगा। उसमें सिर्फ 500 का एक नोट पड़ा हुआ था। उस नोट की तरफ देखते हुए अहान ने कहा, ओह, 2 ही जोड़ी कपड़े हैं मेरे पास। बैंक जाने के लिए इन्हीं पैसों से मुझे नए कपड़े लेने थे, पर कोई बात नहीं, शनाया से बका कुछ भी नहीं। और फिर उस पैसे से अहान ने शनाया के लिए फूलों का वो बुके ले लिया। जैसे ही अहान वापस मुड़ा तो उसे शगुन का काम और अपनी सास के दिए हुए काम याद आ गए। उसने एक नज़र घूरकर उस सैडल की तरफ देखा और कहा, माफ़ करना डियर आंटीज एंड सासुमा, आपके चरणों को प्रणाम, मगर शनाया से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं, थोड़ा सा सुन ही लेंगे आपसे। इतना कहकर अहान ने वो सैंडल उठाया और पास की झाड़ियों में फेंक दिया। आज वो पहली बार गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस जा रहा था जो कंपनी गिल खानदान की थी। ये सोचकर आज वो फूला नहीं समा रहा था कि आज वहां उसका अच्छे से स्वागत होगा। वहां पहुंचते ही अहान तेजी से ऑफिस के अंदर की तरफ बढ़ा ही था कि तभी सामने से आ रहा एक आदमी से अहान टकरा गया, जिससे अहान के हाथों में मौजूद बुके नीचे गिर गया। वो व्यक्ति देखने में काफी अमीर लग रहा था, जिसके जिस्म पर नीला सूट और आंखों पर काला चश्मा चढ़ा हुआ था। उसका नाम देव मल्होत्रा था और वो शनाया का क्लाइंट था जो अभी अभी शनाया के केबिन से बाहर निकला था। वो अहान पर चिल्लाते हुए बोला, यू इडियट, दिखाई नहीं देता क्या तुम्हें? पता नहीं कहां कहां से मुंह उठाकर चले आते हैं। इस ऑफिस के अंदर तुम्हारे खड़े होने की औकात भी नहीं है और टहल ऐसे रहे हो जैसे तुम्हारी खाला का घर हो। कौन हो तुम? शायद मल्होत्रा ने भी उसके बदरंग कपड़ों से उसे नौकर या ऑफिस बॉय ही समझ लिया था। मल्होत्रा ने एक नज़र नीचे पड़े बुके की तरफ देखा और फिर उसे अपने पैरों तले कुचल के बाहर निकल गया। अहान ने अपना सर झुकाए उस बुके की तरफ देखा जो पैरों से कुचला जा चुका था। उधर शनाया अपने केबिन के शीशे के अंदर से ये नज़ारा देख रही थी। आंखों में आंसू लिए शनाया बस अहान को देखे जा रही थी। देव मल्होत्रा वहां से जा चुका था और तभी अहान की नज़र शनाया पर पड़ी तो एक पल के लिए वो अपनी बेइज्जती भूल गया और शनाया की तरफ देखकर खुद से ही बोला, कितना प्यार करती हो ना आप मुझसे। मेरे साथ हुए इस बर्ताव ने आपकी आंखों में आंसू ला दिए। और वो शनाया के केबिन में दाखिल हो गया। शनाया ने आगे बढ़कर शीशे के पास लगे पर्दों को गिरा दिया। वो शनाया की तरफ बढ़ा और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, अब जाने भी दो ना शनाया, जो भी हुआ मेरे साथ हुआ और इसमें आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तभी शनाया चीखते हुए बोली, दूर हटिए मुझसे, आप चले क्यों नहीं जाते मेरी जिंदगी से? अहान को एकदम से झटका सा लगा। वो खुले मुंह से शनाया की तरफ देखता रह गया। तभी शनाया आगे बोली, पति नहीं, मेरे पापों की सज़ा है आप मेरे लिए। आखिर चाहते क्या हो आप? पापा ने मेरी शादी आपसे ज़बरदस्ती करवाई है और उस गलती की सज़ा मुझे अब तक मिल रही है। आप मेरे काबिल कभी नहीं थे और आज भी मुझे आपको अपना पति मानते हुए शर्माती है। आज ड्राइवर नहीं था इसलिए मैंने आपको बुलाया था, मगर मुझे नहीं पता था कि मेरा पति इस काम के लायक भी नहीं है। यहाँ आकर आपने मेरे इतने पुराने क्लाइंट मिस्टर मल्होत्रा को नाराज कर दिया। आंखों में आंसू लिए शनाया ने आगे कहा, जहाँ भी जाती हूँ आप हमेशा बेइज्जती के सिवा मुझे कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ एक बदनुमा धब्बा बनकर रह गए हो आप मेरी जिंदगी पर। इतना कहकर शनाया केबिन के बाहर निकल गई। अहान उसके पीछे दौड़ा। तभी रास्ते में पड़े बुके की तरफ देखकर शनाया ने कहा, और ये सब क्या है? क्यों इतनी गंदगी फैला रखी है यहाँ पर?
इसे डस्टबिन में डालो, शनाया ने एक नौकर से कहा और उस फूल को अपने पैरों से कुचलते हुए आगे बढ़ गई। मल्होत्रा अपनी कार में बैठा पहले से शनाया का इंतजार कर रहा था। फिर अहान के सामने ही शनाया अपने क्लाइंट मल्होत्रा के कार में बैठी और बिजनेस के सिलसिले में वहां से जा चुकी थी। अहान ने एक नज़र अपनी बाइक की तरफ देखा, वही खटारा बाइक जो अब अहान की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। आंखों में आंसू लिए अहान खुद से ही बोला, कोई बात नहीं शनाया, मुझे पता है आप गलत नहीं हो, बस मेरे हालात गलत हैं। मगर मुझे यकीन है कि एक न एक दिन आप मुझे ज़रूर समझोगी। मैं आपको दुनिया की सारी खुशियां ला कर दूंगा, आप सिर्फ मेरी हो और इस बात का एहसास आपको होगा। कहते हुए वो अपनी बाइक पर जा बैठा। तभी अहान के सामने एक बड़ी और महंगी लग्जरी काली रंग की कार आकर रुकी, जिसमें से एक अधेड़ उम्र का शख्स बाहर निकला। अहान उसे देखते ही चौंक गया, क्योंकि उसके यहाँ आने की उम्मीद अहान को बिल्कुल नहीं थी। वो आदमी अहान के सामने आकर बोला, यंग मास्टर, एशिया की सबसे अमीर कंपनी और रयजादा ग्रुप के अरबों रुपए का बिजनेस एम्पायर आपका इंतजार कर रहा है। वक्त आ गया है कि आप अपना बिजनेस संभालें। आखिर कौन है ये आदमी? अहान के साथ शनाया के इस बर्ताव का कारण क्या है? क्या है अहान की कहानी? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ। एप 2 कहाँ है शनाया? सीक्रेट AMERZADA एपिसोड 2। कहाँ है शनाया? अपने सामने खड़े आदमी को देखकर अहान गुस्से में नजर आने लगा और उसने पूछा, मिस्टर विक्रम, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आंखों पर गोल्डन चश्मा लगाए और दिखने में बेहद ही अमीर नजर आने वाले उस शख्स ने अहान की तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ यंग मास्टर। अब आपसे ज़्यादा बहस तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी आपके पापा का बस नौकर ही हूँ। लेकिन उन्होंने जो कहा है वो काम तो पूरा करना ही होगा। जवाब में अहान खींचते हुए बोला, सीधा पॉइंट पर आइए, पहेलियाँ बुझाना मुझे पसंद नहीं। इस पर विक्रम मुस्कुराते हुए बोला, अच्छी बात है। तो मैं आपसे ये कहने आया था कि आपके पिताजी आदित्य रायजादा चाहते हैं कि आप उनके बिजनेस को आकर संभाल लें। वे आपको एशिया के इस सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर को सौंपना चाहते हैं। विक्रम की बात सुनकर अहान गुस्से से बोला, और आपने सोच लिया कि मैं उनकी बात मान जाऊंगा? मैं तो उनका नाजायज़ बेटा हूं ना, फिर वो ये सब मुझे क्यों देना चाहते हैं? और फिर जब मेरी माँ बीमार थी और मैं उनसे मदद मांगने गया था, तब तो ये इंसान मीटिंग में बिजी था। उन्हीं की वजह से आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है और इसके लिए मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूंगा। आप यहाँ से चले जाइए मिस्टर विक्रम। अहान की इस बात पर विक्रम ने एक लंबी सांस ली और फिर कहा, यंग मास्टर, आप भी जानते हैं कि आपके पिता कितने जिद्दी हैं। वे आपको अपने पास लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। गिल खानदान उनके सामने कोई औकात नहीं रखता। वे जिसे भी चाहे पल भर में मिट्टी में मिला सकते हैं। लेकिन हाँ, आपके साथ जो कुछ भी हुआ उन बातों को आप भूल जाइए, क्योंकि अब मिस्टर रायजादा आपको वो सब कुछ देने को तैयार हैं जिसके आप हकदार हैं। अहान ने जैसे अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए कहा, आप यहाँ से चले जाइए विक्रम, और उन्हें बता दीजिए कि मुझे उनके दौलत में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनकी सारी दौलत मिलकर भी मेरी माँ को वापस नहीं ला सकती। और हाँ, गलती से भी किसी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं रायजादा खानदान से हूँ और रायजादा ग्रुप के मालिक आदित्य रायजादा का बेटा हूँ। इतना कहकर अहान ने अपनी बाइक स्टार्ट की और वहां से निकल गया। विक्रम उसे जाता हुआ देखता रहा और फिर अपना मोबाइल निकालकर आदित्य रायजादा का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से आवाज आने पर विक्रम बोला, अहान ने आपकी बात मानने से मना कर दिया है। दूसरी तरफ से कहा गया, मुझे वो किसी भी हालत में चाहिए। इसके लिए जो भी रास्ता अपनाना पड़े तुम अपनाओ, लेकिन अहान मुझे हर हाल में चाहिए। इतना कहकर फोन काट दिया गया। कुछ सोचकर विक्रम के होठों पर एक मुस्कान आ गई और वो बोला, यंग मास्टर, आपको आना ही होगा। इधर अहान कुछ ही देर में अब अपने घर पहुंच चुका था। सामने लगी घड़ी में देखा तो शाम के 7 बज चुके थे। अपने आसपास देखते हुए उसने कहा, शनाया की माँ तो अपने घर वापस जा चुकी है, लेकिन शनाया का पता नहीं कि वो कब आएगी। तभी अचानक ही अहान का मोबाइल बज उठा। जब उसने स्क्रीन पर देखा तो यामिनी जी का फोन था। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, कहाँ रह गए थे तुम? तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से मेरी सहेलियों के सामने कितनी बेइज्जती हुई, और ऊपर से तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था, फिर मुझे वापस अपने घर आना पड़ा। कहाँ थे इतनी देर तक? जवाब में अहान ने थोड़ा लखराती जुबान में कहा, माँ जी, वो मैं शनाया को लेने चला गया था, उसका फ़ोन। तभी यामिनी जी कहा, फ़ोन दो उसे, उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा। इस पर अहान ने कहा, मगर शनाया मेरे साथ यहाँ नहीं आई। पर अभी तो तुमने कहा कि तुम उसे लेने गए थे, यामिनी जी ने पूछा। इस पर अहान ने कहा, हाँ, मगर वो अपने किसी क्लाइंट के साथ। अहान का इतना ही कहना था कि तभी यामिनी जी उस पर चिल्लाते हुए बोली,
रात होने को आई है और तुम कह रहे हो कि शनाया अपने किसी क्लाइंट के साथ है। जरूर तुम्ही ने कुछ गड़बड़ की होगी इसलिए वो तुम्हारे साथ नहीं आई। अरे एक अच्छे दामाद तो तुम बन न सके, अब कम से कम अच्छे पति तो बन जाते। ढूंढो उसे जाकर, कहाँ है वो, और मुझे 1 घंटे के अंदर शनाया घर में चाहिए। इतना कहकर यामिनी जी ने फोन काट दिया। आहान ने शनाया का नंबर डायल किया तो वो नहीं लग रहा था। अब सच में उसे शनाया की फिक्र होने लगी। वो लगातार शनाया को फोन लगाता रहा मगर उसका फोन नहीं लगा। अब परेशान होकर आहान बाहर निकला और अपनी बाइक स्टार्ट करके देव मल्होत्रा के नाइट क्लब की तरफ निकल पड़ा। आहान के बारे में भले ही मल्होत्रा को नहीं पता था मगर आहान देव मल्होत्रा के बारे में कई बार शनाया के मुंह से सुन चुका था कि मल्होत्रा उसका पुराना क्लाइंट है और उसका एक नाइट क्लब भी है। आहान ने क्लब के सामने ले जाकर अपनी बाइक रोक दी और फिर अंदर दाखिल हो गया। अंदर बेहद ही शोर शराबा था और लोग शराब पीकर नाच रहे थे। आहान ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई मगर शनाया उसे कहीं भी नजर नहीं आई। कुछ सोचते हुए आहान क्लब के मैनेजर की तरफ बढ़ा ही था कि तभी बगल के एक कमरे से उसे शनाया के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। आहान ने एक झटके से दरवाजा खोला तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। कमरे के अंदर शनाया नशे में थी और देव मल्होत्रा उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। आहान को वहां देखते ही देव उस पर चिल्लाया, तुम यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? आहान की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। वो मल्होत्रा की तरफ बढ़ा और उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पकड़े जाने के डर से देव मल्होत्रा के हाथ पांव कांपने लगे थे। इधर शनाया अब बेहोश हो चुकी थी और फिर आहान शनाया को उठाते हुए अपने दांत पीसते हुए बोला, मिस्टर देव मल्होत्रा, मैं शनाया का पति हूँ। जी तो करता है कि मैं यहीं पर तुम्हें जान से मार दूं मगर मेरी बीवी के कारण मेरे हाथ बंधे हुए हैं। इसे तुम्हारे ऊपर बहुत विश्वास था, अब तुम्हारा क्या करना है इसका फैसला शनाया ही करेगी। इतना कहकर आहान ने शनाया को अपनी गोद में उठाया और वहां से निकल गया। मल्होत्रा अभी भी अपने गाल पर हाथ रखी उसे जाता हुआ देख रहा था। घर पहुंचकर आहान ने शनाया को अपनी गोद में उठाकर अपने बैग के करीब ले गया और फिर उस पर सुला दिया। शनाया सारी दुनिया से बेखबर इस वक्त नींद के आगोश में थी और इस वक्त उसका मासूम सा चेहरा देखकर आहान को और भी ज्यादा प्यार आ रहा था। आहान ने शनाया का चेहरा देखते हुए कहा, मुझे पता है कि हमारा एक साथ सोना आपको पसंद नहीं पर आज की रात आपको इसी कमरे में सोना पड़ेगा क्योंकि आप ऐसी हालत में नहीं हो जो मैं आपको अकेला छोड़ दूं। कहते हुए आहान शनाया के करीब गया और उसके सर पर हाथ फिराने लगा। शनाया का चेहरा देखकर उसका मन हो रहा था कि आज वो इस चेहरे को चूम ले मगर फिलहाल उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। आहान ने एक लंबी सांस ली और शनाया को ब्लैंकेट से कवर करने के बाद खुद एक पिलो उठाकर बगल में पड़े सोफे पर जाकर सो गया। सुबह आहान जल्दी ही उठ गया और बाथरूम से बाहर निकलकर अपने कपड़े पहन ही रहा था जब शनाया की आंख खुली। शनाया खुद को आहान के बेड पर देखते ही उस पर चिल्ला पड़ी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपने साथ सुलाने की? कैसे आई मैं यहाँ? आहान शनाया की तरफ हैरानी से देखने लगा। उसने तो उम्मीद की थी कि आज शनाया उसे थैंक्स बोलेगी क्योंकि आहान ने उसे बचाया था मगर ये तो उल्टा आहान पर ही बरस ही रही थी। तभी शनाया ने फिर से कहा, आपको पता है न कि मेरा कमरा अलग है, फिर अपने बेड पर मुझे सुलाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? क्यों किया आपने ऐसा? इस पर आहान ने कहा, शनाया आप रात को नशे में थी और मैं आपको मल्होत्रा से बचाकर यहाँ लाया था। आपकी हालत देखकर मैंने आपको अकेला छोड़ना सही नहीं समझा बस इसलिए। अब शनाया को बीती रात की सारी घटना याद आ गई जब देव मल्होत्रा ने उसके ड्रिंक में कोई दवा मिला थी और फिर उसका फायदा उठाना चाहा था। जब आहान वहां आया तो यहाँ तक शनाया को सब याद था। उसी के बाद शनाया बेहोश हो गई थी और अब शनाया एकदम से चुप हो गई। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था मगर फिर उसने बात को घुमाते हुए कहा, मुझे याद है कि कल मेरे साथ क्या हुआ था और अगर आप ये समझते हो कि उसका फायदा उठाकर अब आप मेरे करीब आ सकते हैं तो इसे अपने दिमाग से निकाल दीजिए। शनाया ने इस बात को इस तरह से कहा था कि आहान को हंसी आ गई। वो नजरें घुमाकर अपने कपड़े पहनने में व्यस्त हो गया। तभी शनाया अपनी जगह से उठी और आगे बकर टेबल पर अपना लैपटॉप उठाकर बोली, आपके चक्कर में तो मुझे याद ही नहीं रहा कि कुछ जरूरी काम भी करना था। इस मल्होत्रा का अब तो कुछ करना पड़ेगा, मुझे नहीं पता था वो इतना घटिया इंसान होगा। कहते हुए शनाया ने अपना लैपटॉप खोला और ईमेल चेक करने लगी। तभी उसे सामने जो दिखा उससे शनाया एकदम से शॉक्ड हो गई। वो हैरानी से ईमेल पढ़ते हुए बोली, ये कैसे हो सकता है? इस ऑफिसर ने मेरे सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट को अप्रूवल देने से मना क्यों कर दिया? तभी अचानक ही शनाया का मोबाइल बजने लगा। उसने स्क्रीन पर देखा तो उसके दादाजी आनंद गिल का कॉल था। गिल कंस्ट्रक्शन कंपनी के बिजनेस से जुड़े सारे अहम फैसले वही लेते थे।
शनाया फोन की तरफ ऐसे देखने लगी जैसे अगर उसे उठा लिया तो कयामत ही आ जाएगी। उसे पता था कि बिजनेस से जुड़े फैसले लेने में उसके दादाजी बेहद ही सख्त हैं और अगर उसने फ़ोन उठाया तो कुछ बुरा ही सुनने को मिलेगा। आखिर में फिर शनाया ने फ़ोन उठाकर अपने कानों से लगा लिया। कुछ देर वो यूं ही दूसरी तरफ से बातें सुनती रही और फिर आखिर में मोबाइल उसके हाथों से छूटकर नीचे गिर गया। वो एकदम से सदमे में आ चुकी थी। आखिर क्या कहा गया फ़ोन की दूसरी तरफ? क्या अहान और शनाया के बीच मिटेंगी दूरियां? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ।